नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में भाषा एवं संस्कृति वाले सेशन के अंतर्गत हमारा ये आज का जो सेशन हो रहा है भाषा वाला, मतलब कि आज का जो लेक्चर है ना, ये सीरीज का अंतिम लेक्चर है। आज के साथ ही हमारा ये पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट होने जा रहा है। क्लियर है? तो आज का सेशन जैसा कि प्रति सेशन में हम करते आए हैं, पहले हम इस पूरे भाषा वाला जो हमारा पूरा टॉपिक है इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे अच्छे से। समझने के बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं एमसीक्यू फॉर्मेट वाले, उन पर डिस्कस करेंगे, उनको लगाएंगे। ठीक है ना? तो आज के सेशन के साथ ही हमारा ये विषय पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और इस सब के अलावा मेरे दोस्तों, इस पर मैंने एक कंप्लीट 50 क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर के नाम से 50 एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चनों का भी हमने डिस्कशन पहले कर चुके हैं, सीरीज से पहले ही कर चुके थे हालांकि। तो ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद में उसका रिवीजन एक बार जरूर लगा लीजिएगा। मैं हालांकि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डलवा दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। और वैसे तो अगर आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे बीए फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर के नाम से, तो उसमें सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है आपके बीए फर्स्ट ईयर में, सबके मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, है ना। प्ले लिस्ट बनी हुई है, एग्जैक्टली बनी हुई है, बीए फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर इसी नाम से बनी हुई है। डायरेक्टली सर्च करेंगे आप लोग तो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर हमारे इसमें अंदर जाकर के अगर आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज की शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की, है ना, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा भाषा वाला। ध्यान से समझिए दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही तो लगाना है तो इतना सब कुछ, इतना समय क्यों दे, है ना, इतना समय इसमें क्यों देना चाहिए। तो देना इसलिए चाहिए क्योंकि भले ही आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, लेकिन जब तक आपको टॉपिक का ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक आप उन प्रश्नों को भी आप अटेंड नहीं कर पाएंगे और संभवतः गलत करने का प्रयास कर, गलत हो जाएंगे आपके। क्योंकि चाहे आप 50 नहीं, अगर आप 500 प्रश्न भी पढ़ लेते हो ना, और अगर एग्जामिनर ने उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस करके अगर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया ना, प्रश्न दे दिया आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप उसका राइट आंसर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको पूरी स्टोरी पता है तो फिर चाहे एग्जामिनर आपसे किसी भी पार्ट से किसी भी चीज को लेकर के प्रश्न कर ले, चाहे फिर वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप उसका आंसर सटीक रूप से दे सकते हैं, है ना। इसीलिए हमारा पहला प्रयास होता है कि पहले स्टोरी को हम अच्छे से समझें। क्लियर है ना? आइए, जो नए स्टूडेंट है मैं बता दूं उन लोगों को भी, बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों में ही जो है पूरे व्यवस्थित रूप से लगभग सभी विषयों को हम पूरे विस्तार से यहां पर पढ़ा रहे हैं। लेक्चर वो भी नोट्स के साथ में और फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरह से निःशुल्क। समझ सोचिएगा कि यूट्यूब पर है तो अभी हम स्टार्टिंग तो आपकी फ्री में कर रहे हैं और आगे चल के आपसे पेमेंट मांगेंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा, ऐसा कोई चार्जेस नहीं है इस प्लेटफॉर्म का। लोधाजी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर टोटल आपको फ्री ही प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो लेक्चर हो या नोट्स हो। ठीक है ना? ये प्लेलिस्ट इस प्रकार से आप प्लेलिस्ट देख पाएंगे, है ना। सभी के सामने लिखा हुआ है बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान, बीए फर्स्ट ईयर हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है सबके नाम लिखे हुए आगे, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे। आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, आज के सेशन की। और आज जैसा बताया मैंने आपकी थर्ड यूनिट हमारी चल रही है और इसमें कंप्लीट 3 यूनिट ही है। और बीज शब्द के अंतर्गत जो है भाषा वाला, अवधारणा, उदारीकरण, ये बिल्कुल जरा जरा से कंसेप्ट है, मुश्किल से 20-20, 30 लाइन के, इनको आप पढ़ेंगे तो भी आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, बुक से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना? तो धर्म की अवधारणा, इससे पहले वाला टॉपिक, और एक भाषा वाला, ये थोड़े से डाउटफुल थे तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। टॉपिक बाई टॉपिक आगे बढ़ेंगे, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहानी को समझते हुए चलिएगा, अपने आप सब कुछ आपको याद हो जाएगा। और लेक्चर देखने के बाद में यही जो पीडीएफ है ना, इसी की पीडीएफ जो है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे, तो आगे चल के आप कभी भी 5 मिनट में इसका रिविजन लगा पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो भाषा का सबसे पहले हम देखते हैं, अर्थ की बात करते हैं, है ना। तो अर्थ की बात करें तो उससे पहले हम भाषा के जो शाब्दिक अर्थ होता है उसकी चर्चा करें दोस्तों। तो शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत भाषा शब्द की जो उत्पत्ति अगर हम बात करें तो ये भाष धातु से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किससे? भाष धातु से। ठीक है ना? बस इतना याद रखना है। और इस भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है दोस्तों? बोलना। ठीक है ना? अब हालांकि कई प्रकार से अगर हम देखा जाए भाषा का, तो भाषा को और कई रूपों में भी हम जो है समझ लेते हैं सामान्य रूप से। जैसे कि सामान्य से एक्सप्रेशन हमारा, हम उसको भी भाषा समझ लेते हैं। जैसे गेट को खटखटा देना, किसी को इशारा करके बुलाना, इशारे में कुछ समझाना, है ना, सीटी बजाना, ये सब भी हम भाषा में ही इंक्लूड कर देते हैं सामान्य रूप से। लेकिन ये जो परिभाषा है ये उचित परिभाषा नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। तो फिर भाषा क्या होना चाहिए? भाषा वही हो सकती है जिसको हम ध्वनियों के द्वारा अपने भाव को प्रकट करते हैं।
जैसे ध्यान दीजिएगा, जिन ध्वनियों को मनुष्य बोलकर अपनी बात को प्रकट करना चाहता है या करता है उसे हम भाषा कहते हैं, है ना। ध्वनि को, भाषा कोई भी भाषा होती है तो हम मुख से बोल करके ध्वनि प्रकट करते हैं। हालांकि भाषा भी लिखित रूप में भी हो सकती है और मौखिक रूप से भी हो सकती है ना। दो ही स्वरूप हो सकते हैं इसके, एक मौखिक और एक लिखित, ठीक है ना। तो मौखिक रूप से अगर हम बात करें तो ध्वनियों के द्वारा, ध्वनि की सहायता लेकर के मनुष्य जब अपनी बात किसी को बोल करके प्रकट करता है, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, तो उसी को हम यहां पर भाषा कहते हैं। क्लियर है। तो अर्थात सार्थक ध्वनियों के जो शब्द होते, सार्थक ध्वनि मतलब समझ रहे ना, उचित ध्वनियां। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने ध्वनि निकाल दी मुंह से, है ना, और उसको हम जो है भाषा बोल देंगे, तो उसको हम भाषा नहीं बोलेंगे। सार्थक ध्वनि होना चाहिए, सार्थक, ठीक है। तो उस सार्थक ध्वनि का जो समूह होता है उसी को हम भाषा का नाम देते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है या दूसरों तक पहुंचाता है। क्लियर है यहां तक का ना। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भाषा का जन्म कब हुआ होगा, भाषा के जन्म की अगर हम बात करें तो भाषा का जन्म मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही हो चुका था, मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही हो चुका था। हालांकि स्वरूप उसका अलग था। मनुष्य जब से पैदा हुआ, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, किसी न किसी रूप में तो वो अपने विचारों को प्रकट करता ही रहा है ना। चाहे वो किसी प्रकार की ध्वनि निकालता था, किसी भी प्रकार के बोलचाल का प्रयोग करता था, तो अपने विचार, अपने भाव को प्रकट करने के लिए वो जिस भी एक्सप्रेशन की, जिस ध्वनि का इस्तेमाल करता था, है ना, वो ध्वनि ही जो है उस समय की भाषा कहलाती थी। तो इसीलिए कहा गया है कि भाषा का जन्म मनुष्य के जन्म के साथ ही हो चुका था। और वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार प्रारंभ में मनुष्य ध्वनि संकेतों के माध्यम से विचारों को प्रस्तुत किया करते थे। सभ्यता, शिक्षा और संस्कृति के विकास के साथ साथ ये संकेत भी बदलते चले गए और इनका जो रूप है वो अपडेट वर्जन आता चला गया, और इनका स्थान फिर क्या हुआ, उन संकेतों का क्या हुआ, उन ध्वनियों ने उनका स्थान ले लिया, ध्वनि या वर्णों ने उनका स्थान ले लिया, और फिर ये ध्वनि और वर्ण मिलकर के ही जो है भाषा बन गए। ठीक है ना। और जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं, इस भाषा में भी 4 अंग होते हैं, 4 अंगों से मिलकर के इस भाषा का निर्माण होता है। पहले अंक की अगर दोस्तों हम बात करें तो यही ध्वनि या फिर वर्ण होते हैं। क्या ध्वनि और वर्ण होते हैं। इन ध्वनियों से मिलकर के ही शब्द बनते हैं, और शब्द मिलकर के एक जो है समूह बनाते हैं, अर्थात कि एक वाक्य बनाते हैं, और तब जाकर के उस वाक्य का पूरा एक अर्थ निकलता है। समझ पाए ना। तो जहां पर ये चारों नहीं होंगे, ये 4 अंग नहीं होंगे, वो भाषा नहीं होगी, याद रखिएगा। तो एक कंप्लीट भाषा के लिए, एक वैज्ञानिक मत है ये, एक कंप्लीट भाषा के लिए इन 4 अंगों का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले ध्वनि, जो भी विचार रखना चाहते हैं, उस विचार रखने के लिए किस प्रकार की ध्वनि निकलती है आपके मुख से, वो ध्वनि, और ध्वनि जो वर्णों में ध्वनि निकलेगी, तो जो वर्ण होते, जो ध्वनि होती ना, वो मिलकर के एक शब्द का निर्माण करेंगे। क्योंकि एक शब्द को बोलने के लिए भी आपको अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकालनी पड़ती है। तो एक शब्द का निर्माण होगा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से मिलकर के। जब बहुत सारे शब्द मिलेंगे तो एक पूरी लाइन, एक पैराग्राफ का निर्माण होता है ना, जिसे हम वाक्य बोलते हैं। और जब पूरा वाक्य बन जाएगा तो उस वाक्य का ही अर्थ निकालना संभव हो पाता है। क्लियर हुआ ना इतना यहां तक का। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने वही लिखा हुआ है किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। आगे अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, भाषा की विशेषताओं की, है ना, तो सामान्य तथ्य है, ज्यादा कुछ भी पकाऊ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए, भाषा विचार संप्रेषण और भाव संप्रेषण का माध्यम है। आप सभी भली भांति जानते हैं इस बात को। भाषा जो होती है ना, हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है, उसी को हम संप्रेषण बोल रहे हैं यहाँ पर। दूसरी है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा कोई जन्मजात नहीं होती है। मान लेते हैं उत्तर भारत में कोई बच्चा उत्पन्न होता, पैदा होता है, जन्म होता है उसका, और उसे हम दक्षिण भारत में छोड़ देते हैं उसके जन्म से ही, तो वो कहाँ की भाषा सीखेगा? क्या उसके जो उत्तर भारत के जो माता पिता है उनकी भाषा को वहां पर डेवलप करेगा अपने आप में, या फिर दक्षिण भारत की भाषा को डेवलप करेगा अपने आप में? तो ये जहां पर रहेगा, वो जिस प्रकार की भाषा को सीखेगा, और सीखने के अलावा भी बड़ा होने के बाद भी जिस भाषा को वो सीखना चाहेगा उस भाषा को सीख सकता है। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो भाषा होती है ना, वो अर्जित संपत्ति होती है। अर्जित संपत्ति का अर्थ ये जिसे हम बाद में अर्जित कर पाए, जिसे हम बाद में अर्जित कर पाए।
क्लियर है ना। अगला बिंदु है भाषा का रूप जो है वो परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता एग्जैक्टली होता है। आपने भी दोस्तों कई जगह देखा होगा, आप कहीं बाहर मत जाइएगा, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप गांव में देखिएगा, जब आपका जन्म हुआ था या जब जन्म होने के बाद 1-2-3 साल बाद में थोड़ी सी आपकी बुद्धि डेवलप होने लग गई थी, आप समझने लगे थे, है ना। तो उस समय की आपके जो गांव था, गांव या जो मोहल्ला था, उसमें किस प्रकार की भाषा, भाषा तो आज भी वही है, लेकिन किस प्रकार के शब्दों का वहां प्रयोग किया जाता था। और आज जब आप देखेंगे 15-20 साल बाद में आप जब वहां देखते हैं तो वहां की जो भाषा शैली होती है ना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ चुका होता है, बदल चुकी होती है। संभवतः शुद्ध हिंदी का रूप अब वो भाषा धारण करने, आज भारत के कई ऐसे गांव है जहां पर पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था और अब धीरे धीरे खड़ी बोली जो है शुद्ध हिंदी का रूप धारण करते जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भाषा वही है लेकिन परिवर्तनशील है, धीरे धीरे भाषा अपने आप में भी डेवलप होती है, अपने आप में सुधार करती है और आगे बढ़ती है क्रम अनुसार। क्लियर है। अगर नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो ये सर्वव्यापक है। क्या है, सर्वव्यापक, भाषा सर्वव्यापक होती है। जबकि बोली कैसी होती है दोस्तों, बोली सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, सीमित लोगों के द्वारा बोली जाती है। लेकिन जो भाषा होती है ना, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, भाषा व्यापक, ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। क्लियर है। आगे बात करते हैं, भाषा भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत होती है। जी हाँ, भाषा भौगोलिक रूप से भी स्थानीयकृत होती है। मतलब ये कि जैसे भारत को ही देखिए, भारत पूरे विश्व का सबसे प्यारा एग्जाम्पल है भौगोलिक परिस्थिति के रूप में देखा जाए तो। कैसे, भारत के चारों दिशाओं के जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। चारों दिशाओं की स्थिति अलग अलग है। उत्तर में जाओगे पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। पूर्व की ओर जाओगे तो आपको पहाड़ भी मिलेंगे और मैदानी क्षेत्र भी मिलेंगे। लेकिन जैसे पश्चिम में जाओगे तो आपको बड़े बड़े रेगिस्तान देखने को मिल जाएंगे, दक्षिण में जाओगे तो समुद्री इलाका देखने को मिलेगा। तो एकदम मतलब अलग सी परिस्थितियां हैं भौगोलिक रूप से अगर भारत की देखी जाए तो। इसलिए यहां पर कहा भाषा भी जो भारत की होती है ना, भाषा भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, कोई एक भाषा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि स्थान के अनुसार भी भारत में भाषाएं परिवर्तित होती है। अगला है, भाषा सार्थक ध्वनि संकेतों का समष्टिगत रूप है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सार्थक ध्वनि होगी ना, उसी के समूह को ही हम भाषा कहेंगे, सार्थक ध्वनि को, है ना। जैसे आज अगर शुद्ध हिंदी है, शुद्ध हिंदी हम बोल रहे हैं, तो जिस प्रकार के मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, जिस प्रकार के वर्ण या ध्वनि निकाल रहा हूं, उन ध्वनि से मिलकर के शब्द कंप्लीट हो पा रहा है, जो मैं आपको बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, तभी कहीं जाकर के आप लोग सुन पा रहे, समझ पा रहे हैं उसको। लेकिन अगर मैं कोई शब्द बोलता हूं और बीच में अजीबोगरीबी आवाज निकालना चालू कर दूंगा, तो क्या वो सार्थक ध्वनि होगी? नहीं होगी, उसमें मिक्सअप आ जाएगा। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, मान लो कि अभी अभी जो मैंने माइक जैक लगा रखा हुआ है, इसमें कुछ करेक्शन आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए और ये टा टू करने लग जाए, तो क्या आप समझ पाएंगे मेरी भाषा को? नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एरर आ रहा है बीच में, इसको हम एरर बोल देंगे। जो भी ध्वनि का जो है दोस्तों एक समष्टिगत, अर्थात कि जो सार्थक समूह नहीं होगा, सार्थक शब्द नहीं होंगे, क्लियर सुनने में या हमारे समझने लायक शब्द नहीं होंगे, जो हमारी भाषा से अलग जा रहे होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे? एरर बोल देंगे कि भाषा में एरर आ चुका है, साउंड में एरर आ चुका है। क्लियर है ना। अगला अगर बात करें, नेक्स्ट की बात करें, तो भाषा किसी भी देश के जनजीवन व उसकी संस्कृति की पहचान होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट बात है भैया। भाषा ही तो लोगों की संस्कृति की पहचान करवाती है ना। तो जो जनजीवन होता है, जो उस क्षेत्र विशेष में निवास करता है, उसकी भाषा उसकी पहचान होती है, उसकी संस्कृति होती है। अगला है, भाषा का अपना संरचनात्मक ढांचा होता है। ढांचा मतलब किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा भी था, सर ढांचे का मतलब क्या है? बता दोस्तों, ढांचे का मतलब होता है कंप्लीट, एक माध्यम, एक बॉडी, एक पूरा, एक समूह, है ना, एक कंप्लीट माध्यम। तो जब भाषा का जो ढांचा, भाषा ढांचा मतलब कि कंप्लीट भाषा, है ना। तो भाषा का अपना संरचनात्मक ढांचा होता। संरचनात्मक ढांचा मतलब जिसमें परिवर्तन भी होंगे, जिसको बनाया भी जा सकता है, घटाया या जोड़ा भी जा सकता है। तो एक इस प्रकार का संरचनात्मक ढांचा होता है भाषा, है ना। भाषा जटिलता से स्थूलता की ओर और स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जो है प्रतिगमन करती है, गमन करती है। कहां से? जटिलता से स्थूलता की ओर जाएगी, स्थिरता की ओर जाएगी, और फिर स्थिरता से सूक्ष्मता की ओर आएगी, है ना। हम यही तो प्रयास करते हैं भाषा में कि जब कोई वाक्य बहुत बड़ा होता है लेकिन हमारे पास समय कम होता है, जैसे कि जब कोई भी डिबेट चलती है सामने वाले बैठने के लिए, तो डिबेट में हम किसी एक बात को समझाने के लिए पूरी कहानी थोड़ी ना बोलते हैं। क्या करते हैं? फटाफट 1-2 लाइन का सहारा लेकर के अपने विचार प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं।
तो इसीलिए तो कहा गया सूक्ष्मता की ओर, विस्तार से सूक्ष्म की ओर जाना जाती है भाषा। अगला है भाषा सर्वव्यापक होती है। हालांकि पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन भाषा कैसी होती है दोस्तों? सर्वव्यापक होती है, इसका क्षेत्र काफी विशाल होता है। क्लियर है यहां तक है ना? दोनों पॉइंट क्लियर होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, आगे बात करते हैं भाषा के विविध रूप। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसमें यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। भाषा के विविध रूप मतलब मैं यहां पर स्तरों की बात कर रहा हूं कि भाषा के कितने स्तर होते हैं। मतलब एक भाषा जो है ना, भाषा बनने तक कौन कौन से स्टेप से गुजर करके आती है, कौन कौन से स्तर से गुजर के आना पड़ता है इसको। एक बोली को भाषा बनने के लिए कौन कौन से स्तर पार करने होते हैं, आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो कोई भी भाषा प्रारंभ से भाषा नहीं होती है। कोई भी भाषा हो, चाहे वो प्रारंभ से, उसके प्रारंभिक जो उसका बिंदु था वहां से वो भाषा नहीं होगी, बल्कि छोटी मोटी सामान्य सी बोली के रूप में वो प्रचलित होती है। धीरे धीरे वो अपना रूप धारण करती है भाषा वाला। उसका जो प्रारंभिक रूप होता है ना, भाषा का प्रारंभिक रूप होता है, वो कोई एक छोटी मोटी सी बोली होती है जो कुछ लोगों के द्वारा कुछ छोटे मोटे क्षेत्र में बोली जाती है। फिर धीरे धीरे वो बोली का जो है क्षेत्र का विस्तार होता चला जाता है, और ये विस्तार जो है अब धीरे धीरे जो बोली थी वो उपभाषा बन जाती है। फिर उपभाषा भाषा का रूप धारण करती है। तो इसी प्रकार का एक पूरा क्रम चलता है। वो क्रम क्या रहता है दोस्तों? एक क्रम आप इसके माध्यम से भली बातें समझ सकते हैं। कोई भी भाषा सबसे पहले बोली के रूप में प्रतिष्ठित होती है। बोली के रूप में कुछ लोगों के द्वारा एक छोटे से क्षेत्र से बोली आगे चल करके वो उपभाषा बनती है। उपभाषा कब बनेगी? जब उसका क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाएगा और काफी लोग उसको समझने लगेंगे। फिर वो उपभाषा भाषा में कन्वर्ट हो जाएगी कि अब उसकी सभी शब्दावलियां क्लियर हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है उसमें। अब सब लोग इसको बोलने और समझने में सक्षम है, सबको इसकी जो है शब्दावलियों का पता है। तब कहीं जाकर के वो बोली जो है उपभाषा और उपभाषा से अब भाषा बन पाई है। भाषा के बाद में राज्य भाषा बनेगी, राज्य भाषा के बाद में राष्ट्रभाषा, फिर राजभाषा। यहां पर कई लोगों में कंफ्यूजन रहती है, हमेशा याद रखिएगा दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। राज्य भाषा और राजभाषा बहुत अंतर है, दोनों के बीच में एक बड़ा गैप आ रहा है राष्ट्रभाषा का, है ना। दोनों के बीच में राज्य भाषा और राजभाषा, दोनों में राष्ट्रभाषा वाला गैप आ रहा है। इनका जो बारीक सा अंतर है ना, इसको अच्छे समझ लीजिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। और अंतिम चरण होता है भाषा का डेवलपिंग का, डेवलप होने का, वो होता है मानक भाषा का, है ना, मानक भाषा का। तो अब इनके बीच में कोई भी कंफ्यूजन होगी ना, वो मैं अब क्लियर करने वाला हूं। एक एक को ध्यान से सुनते चलिएगा, ये पूरा आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। अब मुझे कमेंट करके वो स्टूडेंट बताए जिनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए थे, क्या इन सबकी आवश्यकता नहीं थी? बताइए मुझे, क्या भाषा का जो क्रम है क्या आपको पता नहीं होना चाहिए? स्टूडेंट होने के नाते आप छात्र हैं, अगर कल से किसी ने भी आपसे सवाल खड़ा कर दिया आपके सामने कि भैया ये भाषा है ना, इसकी शुरुआत क्या डायरेक्ट भाषा से ही हुई थी या कहीं और से हुई थी, जरा बताइए। या किसी ने उठाकर पूछ लिया कि यार राजभाषा क्या होती है, वो किसी ने बोल दिया राज्य भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, क्या करोगे? टायर पंचर हो जाएगा आप लोगों का, हवा पूरी निकल जाएगी। जितनी हवा भर रहे हो ना, हमें सब पता है, सब पता है ना, बस आ जाए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम दे लेंगे, सब हो जाएगा। ये हवा यही चीज निकलती है, इसलिए वो ध्यान से पढ़ेंगे ना, हर चीज क्लियर होगी। क्या नहीं है आपके सिलेबस में यार? सब कुछ तो है। ईमानदारी तो दिखाइए थोड़ी सी, अगर ईमानदारी दिखाएंगे सब क्लियर होता चला जाएगा। आज कुछ नहीं तो कम से कम ये क्रम याद रख लेना और इस क्रम को अच्छे से समझ लेना, रटना नहीं है, समझ लेना। सबसे पहले क्या आता है मेरे दोस्त? शुरुआत कहां से होती है किसी भी भाषा की? बोली से। जब कुछ लोगों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए लोग अपनी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके आसपास के लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, और फिर उसी प्रकार की बोली जो है वो पूरा क्षेत्र इस्तेमाल करने लग जाता है, कुछ सीमित लोगों के द्वारा सीमित क्षेत्र के अंदर। लेकिन जैसे ही वो बोली थोड़ा सा अपना रूप धारण करती है और थोड़ा सा विस्तार करती है अपने आप का, मतलब एक मोहल्ले से 2-4 मोहल्ले अब मिल चुके हैं, थोड़ा फैल गई है वो, और 4-5 मोहल्ले के लोग अब उसका इस्तेमाल करने लगे हैं, 4-5 गांव के लोग अब उसी बोली का इस्तेमाल करने लगे, तो वो बोली जो है अब उपभाषा बन जाएगी। उपभाषा का क्षेत्र और व्यापक होगा, भाषा बन जाएगी। भाषा और बड़ी होगी, राज्य भाषा बन जाएगी। राज्य भाषा का और विस्तार हुआ, राष्ट्रभाषा बन गई। राष्ट्रभाषा का और ज्यादा विस्तार हुआ, कहीं कहीं है ना, समझिएगा बात को, कि उसके ने जितनी भी कमियां थी उसके अंदर वो सारी खत्म कर दी, राजभाषा बन जाएगी, राज्य नहीं राजभाषा। और जैसे ही एक एक त्रुटि, एक एक कमी उस भाषा की पूरी तरह समाप्त कर दी गई हो और पूरी तरह से शुद्ध रूप में एक प्योर फॉर्मेट के साथ में वो भाषा बन चुकी है, संपूर्ण राष्ट्र उसको जानता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसको की पहचान है,
तो वो मानक भाषा बन जाएगी। ठीक है ना, जिसकी डिक्शनरी आप मार्केट में देखते हैं वो सब मानक भाषाएं हैं। क्या क्लियर हो पाया यहां तक का, है ना। अब इनको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इतना ही नहीं समझा, अभी मैं एक एक भाषा को एक एक पूरे स्टेप को, सभी स्तरों को मैं पूरे विस्तार से आपको आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना, बस थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिएगा, हो जाएगा आपका। चलिए शुरुआत करते हैं बोली से। बोली में आपको सिर्फ दो बातें याद रखना है। क्या बातें याद रखना है? बोली सीमित क्षेत्र में और सीमित लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है। बाकी तो आप स्वयं समझ सकते हैं। बात की बात करें तो हर 12 से 13-14 किलोमीटर के गैप में अलग अलग बोली बोली जाती है भारत में। हर 13 से 14 किलोमीटर के दायरे में भारत में बोली बदल जाती है। और जो मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं लोग, भाषा बदल जाती है, वो बिल्कुल गलत इस्तेमाल करते हैं। बोली बदलती है, भाषा नहीं, है ना। तो हर 10 से 12 किलोमीटर के 10 से 12-13 किलोमीटर के दायरे में जो मतलब बोली जो है प्रत्येक 10-12 किलोमीटर के दायरे में बदल जाया करती है भारत में। इतनी सारी बोलियां हैं। तो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला बोलचाल का रूप, इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। हर 4 कोस मतलब कि एक कोस में लगभग 3-3.25 किलोमीटर रहते हैं। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि 13-14 किलोमीटर का गैप रहता है ना। तो हर 4 कोस पर बोली में परिवर्तन आता है भारत में। यह भाषा प्रारंभिक बीज रूप होती है। बीज रूप मतलब कि प्रारंभिक भाषा का जो प्रारंभिक रूप होता है ना, वो इनिशियल स्टेज जो होती है ना, वह होती है ये, इसको हम बीज रूप बोल रहे हैं भाषा का। इसे बोलने वालों की संख्या भी बहुत सीमित होती है। दैट्स ऑल। इसके बाद आता है नंबर उपभाषा का। उपभाषा मतलब कि जब बोली अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेती है और कुछ अन्य लोगों के द्वारा भी इसको बोला जाने लगता है और ये प्रचलित होने लग जाती है अन्य लोगों में भी, तब ये बोली विभाषा या उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। इसमें लेखन कार्य प्रारंभ हो जाता है। बोली में लेखन कार्य नहीं होता, लेकिन उपभाषा में लेखन कार्य प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये कि क्षेत्रीय लोग जो भी अपने हिसाब किताब का काम करते हैं या कुछ भी जो छोटा मोटा लिखने का काम करते हैं ना, वो अब उस उपभाषा में लिखने का काम प्रारंभ कर देते हैं। बोली में नहीं लिखेंगे, उपभाषा में लिख देंगे। उनको पता है ना, बोली में लिखा, किसी और व्यक्ति को पकड़ा दिया, वो नहीं समझ पाएगा बोली को, इसलिए उपभाषा लगभग उस क्षेत्र के लोग सब जानते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए, है ना, तो बोलने और समझने वालों की संख्या इसमें थोड़ी सी बढ़ने लगती है। थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ने लगती है। इसके बाद में स्टेप आती भाषा की। तो विभाषा मतलब कि उपभाषा से निकल करके जब भाषा पूरे प्रांत के संप्रेषण का साधन बन जाती, पूरे प्रांत के संप्रेषण का, है ना, आदान प्रदान का साधन बन जाती है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा की स्वतंत्र लिपि होती है। भाषा की एक स्वतंत्र लिपि होती है, ध्यान दीजिएगा, एक लिपि होगी भाषा की ना, और उसका एक स्वतंत्र शब्दकोश भी होगा, मतलब डिक्शनरी होगी। तथा लिखने व बोलने वालों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो जाता है। इसमें गद्य पद्य और साहित्य की रचना भी भाषा में होने लगती है। क्लियर है। तो बोली से उपभाषा और उपभाषा से भाषा, और भाषा में जो है समस्त प्रकार की गद्य पद्य और साहित्य रचनाएं होने लगती है, क्योंकि अब इसका एक शुद्ध या स्वतंत्र एक शब्दकोश भी होता है, मतलब एक शुद्ध डिक्शनरी भी होती है। कभी कंफ्यूजन होती है तो डिक्शनरी को खोल करके उसका सहारा लिया जा सकता है। क्लियर है। अब ये इनके विकास का क्रम तो यहां तक भाषा तक हो गया। अब भाषा राज्य भाषा का रूप धारण कैसे करती है, जरा उसको सुनिए। जब कोई भाषा अधिकृत रूप से अपने प्रदेश की बोलचाल भाषा बन जाती हो, अपने प्रदेश की, प्रांत की, अपने प्रदेश की, जब कोई भाषा एक राज्य की बोलचाल की भाषा बन जाए और उस भाषा का प्रयोग उस राज्य के सरकारी कामकाज में होने लगे, तो उसी भाषा को हम राज्य भाषा के नाम से जानेंगे। समझ आ गई आपको राज्य भाषा क्या है? राज्य भाषा में ध्यान रखिएगा, राज्य भाषा राज्य विशेष से संबंधित होती है, जैसे मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़, अलग अलग। ठीक है ना। तो ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं, जिनका प्रयोग वो अपने सरकारी कामकाज में करने लग जाते हैं, वो समस्त राज्य की एक बोलचाल की भाषा होती है, उसे हम राज्य भाषा कहेंगे। अच्छा, तो अब राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में क्या डिफरेंस है भैया? तो राष्ट्रभाषा वो होती है जब भाषा अपने प्रांत के दायरे को तोड़ करके बाहर निकल जाए। अभी हम बोल रहे थे कि राज्य के अंदर बोले जाने वाली भाषा,
लेकिन वो भाषा अब मात्र एक राज्य की सीमा के अंदर तक ही नहीं रही, बल्कि उसने अपने राज्य की सीमाओं को तोड़ दिया है, लांघ दिया है और दूसरे राज्यों में भी वो प्रवेश करने लगी। अर्थात ये कि दूसरे राज्य के लोग भी उस भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, बोलचाल की भाषा बन चुकी है वो अन्य प्रांतों में भी, और अन्य प्रांतों की सरकारें भी अपना सरकारी कामकाज उस भाषा में करने लगे हो। तो ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा के रूप में जानेंगे, जैसे कि आज वर्तमान में हिंदी। क्लियर है? राज्य भाषा सिर्फ एक राज्य की भाषा, लेकिन राष्ट्रभाषा की बात करेंगे तो एक से ज्यादा राज्यों में बोले और समझे जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? राष्ट्रभाषा बहुत जरूरी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रभाषा हम नागरिकों को एक सूत्र में बांधने के लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम दूसरे अपने ही पड़ोसी राज्यों के लोगों की विचारों को हम नहीं समझ पाएंगे, उनके द्वारा की गई रचनाओं को हम नहीं पढ़ पाएंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे उनके सार को। ठीक है? राष्ट्रभाषा से जब रूप और ज्यादा डेवलप होता है ना, तो वो पहुंचती है राजभाषा पर। कहां पर? राजभाषा पर। और अधिकतम जो मैंने कंफ्यूजन देखी है अपने पूरे इसमें पूरे सफर में, एजुकेशन वाले में, वहां मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग राज्य भाषा और राजभाषा में कोई डिफरेंस ही नहीं करते, क्योंकि अधिकतर लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं होता है और बस अंदर ठोक देते हैं, अरे यार राष्ट्रभाषा भी तो वही है ना, राज्य भाषा भी वही और राजभाषा भी वही है। वो कौन करते हैं? कल एग्जाम है और आज पढ़ने बैठते हैं ना, वो ये खिचड़ी पकाते हैं। तो कृपया करके खिचड़ी ना पकाएं, दाल अलग बनाएं और चावल अलग बनाएं, स्वाद टेस्ट भी अच्छा आएगा और एकदम ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्लियरिटी रहेगी। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा का अर्थ आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं राजभाषा की। किसकी? राजभाषा की। अब राष्ट्रभाषा में क्या हुआ था कि एक से ज्यादा राज्यों में यह भाषा प्रचलित हो चुकी थी, एक से ज्यादा राज्य अपने सरकारी कामकाज के लिए इसको एक्सेप्ट कर चुके थे, है ना। और लगभग जो है उस राष्ट्र के, उस देश के कई राज्यों में ये भाषा प्रचलित थी, चल रही थी, बोलचाल में, बोलने में, समझने में लोग इस भाषा का प्रयोग भी कर रहे थे। अब अगर उसका रूप और स्पीड से बढ़ जाए और लगभग संपूर्ण देश को, पूरे देश को ही कवर कर ले और पूरे देश में एक तरफा वही भाषा बोली जाए, समझिएगा, राजभाषा का दर्जा उसी भाषा को मिलता है जिसका प्रचलन पूरे देश में हो जाता है, पूरे देश में, जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा जाता है, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा जाता है। राष्ट्रभाषा है ना, उस राष्ट्रभाषा का प्रचलन अगर पूरे देश में हो जाए, पूरे देश के लोग अगर उसको समझने में, बोलने में, अपने विचार प्रकट करने में प्रयोग करने लगे, तो वो एक राष्ट्रभाषा बन जाती है। और जब सरकारी कार्यालय भी उसी भाषा का प्रयोग करने लगे अपने कागजी कामकाज में, है ना, अपने जो भी विभागों के काम होते हैं, कार्यालयों के काम होते हैं, उसमें जब उस भाषा का प्रयोग करने लग जाए तो वो राजभाषा बन जाती है। और ऐसी राजभाषा की व्यवस्था संविधान के द्वारा की हुई होती है। जैसे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को बनाया था, बनाकर लागू किया था, उस समय उन्होंने स्पष्ट प्रावधान किए थे हिंदी के लिए कि आने वाले 10 सालों के बाद में, अर्थात कि संविधान लागू होने से 10 साल के बाद अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले लेगी और हिंदी राजभाषा बन जाएगी। लेकिन हालांकि कुछ विरोधों के कारण, कुछ राजनीतिक गतिविधियों के कारण, कुछ कमियों के कारण आज तक हिंदी राजभाषा नहीं बन पाई है। इसका सभी पूरे भारतवर्ष को अफसोस है। हालांकि इस चीज का बनना चाहिए, बनना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई और भाषा का महत्व नहीं है, भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी का जो रूप है वो अन्य भाषाओं का नहीं है, इतना विस्तृत रूप अन्य भाषाओं का नहीं है। और दूसरी बात यह भी है ना कि हिंदी को पढ़ना, समझना, लिखना अन्य भाषाओं की अपेक्षा बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से समझ सकता है, पढ़ सकता है, मतलब इसको आसानी से और जल्दी सीखा जा सकता है। इसलिए ये राजभाषा बनने का जो है, बनने का हक रखती है बकायदा। ठीक है। सरकारी कार्य, राजकीय कार्य जो है ये इसी भाषा में संपन्न किए जाते हैं। हिंदी भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने अपनी विकास की यात्रा को खड़ी बोली से प्रारंभ किया और मानक भाषा तक अपनी पहुंच बना ली। मानक भाषा तक पहुंच चुकी है हिंदी। इसके अलावा भारत की और कोई ऐसी भाषा नहीं है जो अपने प्रारंभिक रूप से लेकर के मानक भाषा तक पहुंच चुकी हो। कोई भाषा नहीं भारत में और ऐसी। आइए आगे बात करते हैं। एक लास्ट बचता है मानक भाषा। क्या है? मानक भाषा। बहुत से स्टूडेंट्स को तो इसका नाम ही पता नहीं है कि ऐसी कोई भाषा भी होती है, मानक भाषा। जी हाँ, किसी भी भाषा का परिपक्व जो रूप होता है वो होता है मानक भाषा का। क्या नाम होता है? मानक भाषा। तो भाषा का एकदम शुद्ध रूप,
हर एक शब्द में पूरी ट्रांसपेरेंसी, किसी शब्द में कोई उलझन नहीं। कहीं पर भी पूरे दुनिया में घूम लोगे तो एक शब्द का अर्थ वही निकलेगा जो कहीं और निकलेगा, वही वहां और निकलेगा। अर्थ यह हुआ कि एक शब्द का अर्थ सर्वज्ञ, मतलब हमेशा हर जगह एक ही अर्थ निकलेगा उसका, ऐसी शुद्धता उसमें होना चाहिए। भाषा का ऐसा शुद्ध रूप जो पूरे देश में मान्य हो, मानक भाषा कहलाता है। अर्थात कि भाषा का सर्वमान्य सर्व स्वीकृति, सर्वमान्य सब मान रहे हो, सबने स्वीकार कर लिया हो, सर्व स्वीकृति और सर्व प्रतिष्ठित रूप ही मानक हिंदी हो सकती है। इस भाषा में कोई भी त्रुटियां, व्याकरण में कोई त्रुटियां नहीं चलती है, नहीं होती है। व्याकरण के आधार पर शब्दकोश अर्थात कि डिक्शनरी है ना, शब्दकोश तैयार किया जाता है। क्लियर है? और शब्दकोश उसी का तैयार होता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, स्थिरता होती है। चलिए अगली बात करेंगे हम भाषा की उपयोगिता पर। क्या है भाषा की उपयोगिता? क्या प्रासंगिकता है भाषा की? भैया बिना भाषा के क्या कुछ काम संभव है क्या? आज बिना पानी के हम अपना जीवन नहीं जी सकते, बिना हवा के जीवन व्यर्थ है, नहीं जी सकते, बिना प्रकाश के जीवन नहीं जी सकते। उसी प्रकार से यह जो हवा, पानी और प्रकाश का स्थान है हमारे जीवन में, वही स्थान आज भाषा लिए हुए है। बिना भाषा के भी जीवन आज संभव नहीं। वह अपने भाषा के माध्यम से ही अपने भाव और विचारों को हम प्रकट कर पाते हैं, अर्थात कि हमारे विचारों को प्रकट करने का एक सटीक माध्यम होती है भाषा। बिना भाषा के समाज में संप्रेषण अर्थात कि संपर्क साधना संभव नहीं है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ में जोड़ती है। कोई भी भाषा अपने साथ सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर चलती है। भाषा मनुष्य की पहचान निर्धारित करती है और भाषा लिखित और मौखिक दोनों रूपों में हो सकती है, दोनों रूपों में प्रयोग में लाई जाती है, चाहे भाषा कोई सी। क्लियर? लिखित भाषा समाज में ज्ञान के भंडार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करती है। जो लिखित भाषा होती है ना, जो ज्ञान होता है उस संस्कृति का, उस सभ्यता का, उस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती। जैसे कि वेद आज से हजारों साल पहले, मैंने वेदों का अवतरण काल बताया था आप लोगों को, एक वीडियो बना था है ना, जिसमें वेद ही पढ़ाए थे मैंने। वहां बताया था आप लोगों को कि वेद कितने पुराने हैं लगभग। अब एग्जैक्ट डेटा मुझे भी याद नहीं है, उस समय बताया था मैंने, और मैंने बोल भी दिया था, हाथों हाथ ही बोला था कि डाटा इतना लंबा है कि एक बार में याद भी नहीं होता और दोबारा मैंने प्रयास भी नहीं किया। तो एग्जैक्टली मैं कोई कैलकुलेटर नहीं हूं और बनना भी नहीं चाहता हूं। हालांकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फैक्ट को वो रटन विद्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो है समझने का प्रयास करें। एक बार में कोई डाटा याद नहीं होता, चलता, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंसान हैं, कोई कैलकुलेटर नहीं है, कंप्यूटर मशीन नहीं है, मशीन बनना भी नहीं चाहिए। हालांकि वो अपनी अपनी सोच है, हालांकि वो छोड़िए उस बात को। तो क्या है कि जो ज्ञान होता है, जैसे कि हमने वेदों की बात की थी, लगभग 2 अरब साल है ना, थोड़ा सा कम है 2 अरब साल से, लगभग 2 अरब साल पुराने हमारे साहित्य है। क्या है? वेद है। तो वेद से ज्ञान हम आज भी प्राप्त करते हैं, आज भी पढ़ते हैं उन वेदों को, और उन वेदों में प्राप्त जो व्याप्त ज्ञान है ना, उसका श्रवण हम आज भी कर रहे हैं। तो ये क्या था? ये लिखित भाषा थी जिसका पिछली कई हजारों पीढ़ियों से ट्रांसफर होते होते वर्तमान पीढ़ी तक हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, है ना। इसीलिए कहा गया है कि जो लिखित भाषा होती है ना, वो समाज में ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है पहुंचाने का कार्य करती है। लिखित भाषा में प्रचार प्रसार की शक्ति होती है। भाषा ज्ञान को अर्जित करने में सहायक सिद्ध होती है। बिना उसके प्रयोग के मनुष्य निरा मूर्ख बना रहेगा, पशु समान बना रहेगा। क्लियर? इसके बाद में अब जरा ये देख लीजिए कि जो भाषा होती है ना, उसके रूप कितने कौन कौन से रूप होते हैं, भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं। अब आप सर अभी तो बोला आपने भाषा के विविध रूप, अभी तो पढ़े हम लोगों ने, तो मेरे दोस्त वो हमने स्वरूप पढ़े हैं, उसके स्तर पढ़े हैं, कौन कौन से स्तर से गुजरती है भाषा। अब हम उसके रूप देख रहे हैं कि कौन कौन सा रूप इसका हो सकता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, प्रत्येक, अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं विशेष रूप से, है ना, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी को अपनाए। हिंदी केवल भारत की सीमाओं तक ही व्याप्त नहीं है, अपितु इसे विश्व स्तर की भाषा घोषित कर दिया गया है, विश्व स्तर की भाषा, है ना। और यहां तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि संपूर्ण एशिया की बात करते हो ना, तो पूरे एशिया में एकमात्र हिंदी भाषा ऐसी है
जो अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इसके अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय भाषा हो पूरे एशिया में। अब समझिए, सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरे एशिया की बात कर रहा हूं मैं। तो आज विश्व के अनेक देशों में हिंदी विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है। भारत में नहीं, अन्य देशों में भी। कई देशों में हिंदी शोध संस्थाएं स्थापित हो चुकी है, किंतु हिंदी आज पूरे सम्मान के साथ अपने विविध रूपों में प्रतिष्ठा पा रही है ना। तो ये तो सत्य है कि विश्व में जितना हिंदी को मान और सम्मान मिल रहा है, स्वयं हमारे राष्ट्र में इतना सम्मान नहीं मिल रहा है। तो संभव था, एक विद्वान के मुख से मैंने सुना था और वो तथ्य मुझे आज भी याद है कि किसी भी राष्ट्र में अपनी मातृभाषा की अगर कोई दुर्गति होती होगी ना, तो भारत से ज्यादा और भारत की मातृभाषा से ज्यादा दुर्गति विश्व के किसी भी राष्ट्र में नहीं हो रही होगी। जितनी दुर्गति भारत में हिंदी की होती है उतनी कहीं और नहीं। और उसकी दुर्गति करता कौन है? शुरुआत हम स्टूडेंट करते हैं और हम जैसे टीचर लोग करते हैं। कैसे शुरुआत करते हैं? आज हिंदी में हमें कहीं ऑफिशियल किसी से बात करनी होती, हिंदी में बात करने में शर्म आती हमको, हमें इंग्लिश चाहिए। हिंदी में बात करते कर ढूंढ ढूंढ के मस्तिष्क में इंग्लिश नहीं भी आएगी तो इंग्लिश के वर्ड उसमें मिक्स करके हम हिंदी बोलेंगे ताकि हम और प्रोफेशनल लगे। अरे किस बात की प्रोफेशनलिटी? आपकी मातृभाषा हिंदी है, उसको प्रोफेशनल बनाइए ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। उसको देखिए, विश्व की कोई भाषा बुरी नहीं है। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सब भाषाओं को सपोर्ट करता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं दोस्त मेरे कि जो आपकी मातृभाषा है ना, उसका तो सम्मान कीजिए आप। और अगर आप ही सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा यार? आज विश्व स्तर पर ये भाषा पहुंच चुकी है, लेकिन हम स्वयं इसका सम्मान नहीं करते, ठीक है ना। तो इसके जो रूपों की अगर बात करें तो देखिए, विश्व भाषा के रूप में हम कुछ स्टेप इसमें पढ़ने वाले हैं। विश्व भाषा के रूप में पढ़ेंगे हिंदी को, राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ेंगे, राज्य भाषा के रूप में पढ़ेंगे और अंतिम रूप से साहित्यिक भाषा के रूप में पढ़ेंगे, है ना। मैंने यहाँ पर राजभाषा की बात नहीं की है। राजभाषा का स्थान संविधान निर्माताओं ने हिंदी को दिया अवश्य है, लेकिन हम उसको अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं। मतलब हिंदी को आज तक हम राजभाषा नहीं बना पाए हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है। अच्छी बात नहीं, दुर्भाग्य की बात है। अगर एक देखिए, भाषा की ताकत मैं आप लोगों को बताता हूं। जब हम लोग आजाद हुए थे ना, जब हम लोग 1947 में आजाद हुए थे ना, उस समय चीन की हालत हमसे कई गुना नीचे थी। बहुत दयनीय हालत थी चीन की, है ना। लेकिन चीन ने कई सारे जो है तत्वों पर ध्यान दिया। उनमें से एक तत्व उनका था भाषा, और उन्होंने भाषा को बिना डिस्कशन के, बिना सोचे समझे अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को उन्होंने राजभाषा बना दिया। पूरे चीन में एक भाषा ही बोली जाती है, पूरी एक भाषा। सिर्फ चीन में उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई राष्ट्र है, आप रूस को देख लीजिए और भी बहुत सारे राष्ट्र। मैं चीन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक भाषा की इतनी ताकत है दोस्तों कि लोग इस प्रकार से संगठित हो गए कि सारा राष्ट्र एक भाषा बोलता है। और आज उनकी इकोनॉमी देखिए और हमारी इकोनॉमी देखिए। जो हमसे नीचे तबके पर थे वो आज हमारे सर से ऊपर निकल चुके हैं। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ भाषा की ताकत है, लेकिन हां, भाषा की ताकत है, सिर्फ नहीं लेकिन है। जिन भी साधनों का उन्होंने प्रयोग किया उनमें से एक साधन भाषा भी रहा है उनका। इसलिए एक राष्ट्र की, एक देश की एक राजभाषा का होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और यही हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में अभी तक कोई भाषा राजभाषा है ही नहीं। सोचिए आप लोग, आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट जैसे और बड़े बड़े कार्यालय जो होते हैं ना, सरकारी कार्यालय भी होते हैं, वहां पर भी आज अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, हमारी मातृभाषा का नहीं। सोचिएगा कितनी दुर्भाग्य की बात हो सकती है ना। चलिए खैर, आप समझदार हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं आगे की कहानी क्या हो सकती है। लेकिन जब कभी इस बारे में बात करेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो ये 4 रूपों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। राजभाषा को छोड़ करके राज्य भाषा पर हम बात करेंगे, साहित्यिक भाषा पर बात करेंगे, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा के रूप में भी, है ना। इसको पूरा ओपन कर लेते हैं, अजीब सा दिख रहा है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व भाषा के रूप में। तो दोस्तों, हिंदी विश्व की बड़ी भाषाओं में से एक भाषा, सिर्फ एक बड़ी भाषाओं में से क्या, विश्व की तीसरी भाषाओं में आ चुकी है हिंदी, तीसरी भाषाओं। एशिया की समस्त भाषाओं में हिंदी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा है। हिंदी ही मात्र पूरे एशिया में। बर्मा, मलाया, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और भी ऐसे कई देशों में
हिंदी को बोला और समझा जाता है। राष्ट्रभाषा की बात करें तो हिंदी देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख संपर्क वाली भाषा के रूप में प्रयोग में होती है। ध्यान दीजिएगा, भारत के बड़े बड़े राज्यों में हिंदी का ही प्रयोग होता है। आज 8 राज्यों में प्रयोग होता है हिंदी का। वो जब देश में स्वतंत्रता के समय 5 राज्यों में प्योर हिंदी बोली जाती थी स्वतंत्रता के समय, जो कि आज बढ़कर के वो राज्य 8 हो चुके हैं, 8 राज्य हो चुके हैं। दक्षिण में आचार्य, संत, धर्म और संस्कृति और साहित्य का माध्यम बनकर, राष्ट्रीय आंदोलन का स्वर बनकर पूरे भारत में ये हिंदी फैली थी। अंतर प्रांतीय ये भाषा पूरे भारत देश में गंगा नदी के जल की तरह प्रवाहित हो रही थी या हुई थी। राज्य भाषा की बात करें तो स्वतंत्रता के साथ ही 5 राज्यों की भाषा हिंदी बनी थी। उन्हें हिंदी भाषी राज्य भी कहा जाता था, क्योंकि आज वर्तमान में 8 राज्य भाषा को धारण कर चुके हैं। और कहीं भी ऐसे भी अहिंदी राज्य हैं जो दूसरी भाषा बोली जाती है जिन राज्यों में, तो वो भी अपनी दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। जैसे कि गुजरात में द्वितीय भाषा कौन सी? हिंदी है। महाराष्ट्र, पंजाब आदि, उड़ीसा आदि में दूसरी भाषा हमारी क्या है? हिंदी है। साहित्यिक भाषा की बात करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और आप पढ़ते भी आ रहे लंबे समय से। और आपने आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज में जो मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है, उसमें आपने बहुत विस्तार से सुना है कि जो साहित्यिक रचना हुई है उसमें हिंदी का क्या योगदान रहा है ना। हिंदी के बिना हमारा कोई पहचान है ही नहीं है ना। एग्जैक्टली नहीं है, भारतवासियों की कोई पहचान नहीं है बिना हिंदी के। कोई हमारी संस्कृति, कोई सभ्यता नहीं है अगर हम हिंदी को हटा दें अपने जीवन से। तो हिंदी भाषा में रचा गया साहित्य आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में पूरे आदर के साथ स्वीकार किया जाता है। और एक और हिंदी ने परंपरागत भाषा बनकर प्राचीन भारतीय भाषाओं के साहित्य को बरकरार रखा है। वहीं विदेशी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करके उस समय के अनुसार अपनी प्रयोजनीयता को और बढ़ाया है, अपनी प्रासंगिकता को, अपने महत्व को और बढ़ा लिया है। क्लियर है? चलिए अगले बात करते हैं। अब हम हमारे उस पार्ट पर आ चुके हैं जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इतना तो आपने समझा, सुना, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये बोरिंग भी लगा होगा समझना, हालांकि लगते हैं कुछ, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, है ना, कुछ होते हैं परम ज्ञानी भी होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उनको शायद हो सकता है कुछ लेक्चर बोर भी लगा हो, अभी तक का जो कहानी हमने समझी है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज से उठ के आए हैं, जो बिल्कुल गरीब, जो पिछले निचले तबके से उठ करके आए हैं, जिनको नहीं पता इस बारे में, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सेशन, जो अभी तक की मैंने कहानी बताई आप लोगों को। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों की जो इस वाले पार्ट से संबंधित है, और आपने पूरी स्टोरी को अच्छे से समझा होगा तो एक भी प्रश्न आपसे आउट नहीं होगा, पूरे प्रश्न आपसे बनेंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? अगर ध्यान से आप मुझे सुन रहे होंगे ना तो आपको पूरा याद रहेगा। ऑप्शन दिखाते आपको सब याद आएगा। देखिए मैंने बोला कि भाषा का अंग कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ध्वनि, वाक्य, स्वर या फिर अर्थ। कौन सा अंग नहीं है? हमने देखा था ध्वनि है, मतलब वर्ण, वर्ण से क्या बनता है? शब्द, एक आता है शब्द, है ना, वो शब्दों से मिलकर वाक्य बनता, वाक्य से अर्थ निकलता है, सही है ना। तो स्वर कहां से आन टपका है? बीच में स्वर नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन इसका सा हो जाएगा, स्वर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाषा का जन्म कब से माना जाता है? भाषा का जन्म कब से माना जाता है? तो भाषा का जो जन्म है बताइएगा मुझे, मानव सभ्यता के साथ माना जाता है, मानव सभ्यता के बाद माना जाता है, मानव सभ्यता से पहले, या फिर कोई नहीं? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी अच्छे जानते हैं, मैं कई बार बार रिपीट करके बोला था कि भाषा का जन्म मनुष्य के जन्म के साथ ही हो चुका था, मतलब मानव सभ्यता के साथ हो चुका, इसलिए ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक भाषा का स्वरूप होता है, क्या स्वरूप होता है? एक भाषा का स्वरूप होता है, कैसा? भाषा का स्वरूप, ध्यान दे, शब्दों पर ध्यान देना, बोली नहीं, भाषा बोली है मैंने, है ना। तो भाषा का स्वरूप कैसा होता है? विस्तृत होता है, परिवर्तनशील होता है। आ और बा दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या कोई नहीं है? क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? जल्दी कमेंट करते जाओ यार फटाफट। यार 1-2 स्टूडेंट कमेंट करते, क्या है ये बात, ये सब बता दिए करें ना अपने जवाब, थोड़ा इंटरेस्ट बना देता है हम लोगों को भी। वो मॉर्निंग टाइम में शुरुआत तो कम समय से दमदार होना चाहिए यार। वैसे भी अंतिम क्लास है आपकी हिंदी की, इसके बाद कोई क्लास नहीं आनी है, हो गया आपका काम बस इसी। सब लोग करे, सब लोग करे, है ना। और बहुत से स्टूडेंट बोलते भी कि सर हमारा नाम लिया करे। दोस्तों नाम भी लेंगे, नाम भी लेंगे, निश्चिंत रहे,
धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट अब धीरे धीरे होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, फ्री क्लासेस लेने कारण मैं अपना स्टूडियो ही ठीक से सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। क्योंकि यार फ्री क्लासेस लेते हैं, पेमेंट तो आप लोगों से कुछ मिलता नहीं हम लोगों को, और लेते भी नहीं एक्चुअल में, अगर देंगे भी तो भी नहीं लेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पेमेंट को, है ना। तो जो हम क्या है कि अब अपनी क्षमता के अनुसार जो है धीरे धीरे इसका विकास कर रहे हैं हम स्टूडियो का भी। और जैसे जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास जो हथियार हैं आप लोगों के साथ में युद्ध लड़ने के लिए, वो सारे हथियार आ जाएंगे, तो हम जो है आप लोगों के नाम भी लेंगे बाकायदा, और पूरी चैटिंग आपको शो भी करेंगे, पूरा एक व्यवस्थित एक पूरा डिजिटल फॉर्मेट में पूरा स्टूडियो तैयार करवाएंगे। तो तब वो क्लास होगी। आज मैं छोटा सा प्रयास किया कि हम आज जो है आप लाइव चैटिंग तो कर ही सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है एक प्रत्यक्ष रूप से एक जुड़ाव सा महसूस करेंगे मेरे साथ में, आपको तुरंत आपके डाउट का आंसर मिल जाता है चैटिंग के माध्यम से, है ना। तो थोड़ा सा यार एडजस्ट अभी और करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं इसमें, क्योंकि पूरा सेटअप बनेगा उसका, है ना, लाइव कमेंट पढ़ने के लिए, लाइव सेशन लाने के लिए। और समस्याएं तो आप जानते हैं ना कई सारी होती है, और एक टीचर के साथ तो समस्या हमेशा लगी रहती है, आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि टीचर एक ऐसा पेशा होता है, एक ऐसा पेशा होता है कि अगर टीचर अगर अपनी शिक्षा को व्यापार बना ले तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है ना। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं, संभवतः मेरे जैसे भी होते हैं, जिनको आप मूर्ख भी बोल सकते हो कि इतना करते हो तो इसको व्यापार क्यों नहीं, है ना। तो जरूरत नहीं है, समझिएगा वह कहानी को, बात को। तो इस कारण से थोड़ा सा समय लगता है ऐसे लोगों को ऊपर तक आने के लिए। लेकिन हाँ, हमें इतना विश्वास जरूर होता है हम जैसे कैटेगरी के लोगों को कि एक समय जरूर आएगा जब आप लोग हमें पूरी तरह समझ पाएंगे, और आप लोगों का पूरा 100% सपोर्ट आपका हमें मिलेगा। और जिस दिन से आप लोगों का 100% सपोर्ट मिलना चालू हो गया ना, उस दिन के बाद तो शिक्षा, आप जानते ही हैं, हालांकि हम मात्र एक ऐसा नहीं है जो पेमेंट नहीं लेते हैं। इस देवभूमि पर ऐसे कई महान गुरु हैं, मैं तो उनमें से तुच्छ भी नहीं हूं, तुच्छ भी नहीं हूं। ऐसे महान गुरु है जो आपको निःशुल्क रूप से शिक्षा भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हर प्रकार का ज्ञान आपको देते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से एक छोटा सा अंग बनना चाहते हैं, बस इतनी सी इच्छा है जीवन की। तो मैं कहानी शुरू हुई थी हमारी नाम लेने से, तो बिल्कुल आपके नाम भी लेंगे, और थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जैसे जैसे हमारा इस स्टूडियो अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे हम जो है अपना इंस्ट्रूमेंट बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद में पूरा व्यवस्थित हो जाएगा उसके बाद इजीली। क्योंकि अभी हमें एक प्रॉपर डिजिटल बोर्ड की भी आवश्यकता है ना। एक एग्जैक्टली सही बताऊं ना आप लोगों को, तो जो एक बड़ा सा कैमरा नहीं देखा होगा आप लोगों ने, जो बड़ा सा कैमरा लगता है डिजिटल क्लासेस में, वो बड़ा कैमरा भी नहीं, छोटे मोटे कैमरे से काम चलाते हैं हम लोग, है ना। सब बस लेपी रख करके बस चल रहा है, जिस तरह से छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट से बस ले रहे हैं, जैसे तैसे आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। हालांकि इतने कम साधन में आप तक पहुंच पाना तो एक तरह से नामुमकिन जैसा ही प्रतीत हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब सुना है ना आप लोगों ने भी, जहां चाह है वहां पर रहा है। जब आपकी इच्छा दृढ़ हो जाती है तो फिर आपको कोई मुसीबत रोक नहीं पाती है, और वही हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि हमारी इच्छा है आप लोगों तक पहुंचने की, सो पहुंच रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है, जब आप सपोर्ट करना चालू कर देंगे हम ऊपर बढ़ जाएंगे, वो सब कुछ आपको पूरा व्यवस्थित रूप से होगा। आइए शुरू करते हैं फिर से, ज्यादा ही भावनाओं में बह गए शायद ना। एक भाषा का स्वरूप कैसा होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था भाषा विस्तृत होती है, क्योंकि अधिकतम लोगों के साथ के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, और एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यापक या विस्तृत होती है। दूसरा, भाषा परिवर्तनशील भी होती है, भाषा में परिवर्तन समय के अनुसार परिवर्तन भी होता रहता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सा करेक्ट हो जाएगा। आ और बा दोनों ही सही है ना, आ और बा दोनों ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भाषा के स्तर का सही क्रम क्या है। स्तर की बात कर रहा हूं मैं ना, विविध रूपों की, स्वरूप की, भाषा का सही क्रम क्या है। जहां पर मैंने बहुत जोर दिया था, आप लोगों को बोला था कि ये क्रम याद कर लीजिए। बता पाएंगे इसका आंसर, देखता हूं कितना लोग बता पाते हैं। मैं इसमें टाइम दे रहा हूं आप लोगों को अच्छे से, चार ऑप्शन ओपन कर रहा हूं। ऑप्शन आ है बोली, बोली के बाद भाषा आती है, भाषा के बाद राज्य भाषा आती है, फिर राष्ट्रभाषा आती है। क्या सही है ये क्रम? ऑप्शन बा है बोली, बोली के बाद में उपभाषा आती है, फिर भाषा आती है, फिर राज्य भाषा आती है। अच्छा, ऑप्शन सा है बोली, बोली के बाद उपभाषा, फिर राज्य भाषा, फिर राष्ट्रभाषा। ऑप्शन दा है बोली, उपभाषा, भाषा और राष्ट्रभाषा। बताइए कौन सा क्रम सही है। कितने लोग बता रहे हैं मुझे कमेंट करके। चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। हम्म।
वेरी गुड, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बताया था ना, सबसे पहले बोली, फिर वो उपभाषा बनती है, विभाषा या उपभाषा, फिर वो उपभाषा भाषा का रूप धारण करती है, फिर भाषा से वो राज्य भाषा का दर्जा, और राज्य भाषा से राष्ट्रभाषा का दर्जा, राष्ट्रभाषा से राजभाषा का दर्जा, और राजभाषा से मानक भाषा बन जाती है वो। बताया था ना प्रोग्राम, ठीक है ना। अगला है बोली का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित व्यापक। कैसा होता है बोली का क्षेत्र, सीमित होता है, व्यापक होता है, दोनों या कोई नहीं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, कुछ ही लोगों के द्वारा छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। अच्छा, अगला है मानक भाषा का क्षेत्र कैसा होता है, मानक भाषा का व्यापक होगा ना। कौन सा क्षेत्र होता है इसका, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है मानक भाषा, संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है, संपूर्ण विश्व में बोली जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। संपूर्ण देश में जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वही मानक भाषा बनती है, क्योंकि राजभाषा ही मानक भाषा का रूप धारण करती है। क्लियर। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी की बोलियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बताइएगा मुझे, कितने भागों में विभाजित किया गया है हिंदी की बोलियों को। ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 4 और 5। इस कहानी में इसका जिक्र नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर मैं ही बता रहा हूं, मत परेशान मत होइएगा। देखिए, भारत में जो हिंदी की जो बोलियां है ना, इन बोलियों के पूरे भारत में 5 प्रकार की कैटेगरी बना दी गई है। कितनी, 5 प्रकार की कैटेगरी बना दी गई, और 5 प्रकार कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया है। 5 प्रकार कैटेगरी कौन कौन सी, तो सबसे पहली एक तो है पश्चिमी बोलियां। कौन सी, पश्चिमी बोलियां। उसके बाद में दूसरी है आपकी पूर्वी बोली, पश्चिम में बोली जाने वाली बोली, और एक पूर्वी में बोली जाने वाली बोली, ठीक है ना। उसके बाद में परिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। परिहारी, फिर है आपकी एक राजस्थानी, और एक होती है पहाड़ी। ये 5 कैटेगरी है, भाषा नहीं है, बोलियां नहीं है, ये कैटेगरी है। तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, पुस्तक में आपको सब मिलेगा, जब पढ़ेंगे ना सब मिलेगा, पर इससे मैं आपके एक लिंक जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप पुस्तक में पढ़ने बैठोगे तो एकदम आसान लगेगा आपको, अन्यथा ये जो है ना आपको पकाऊ लगेगा ये वाला, ये कंटेंट। चलिए, पश्चिमी बोलियों में कौन कौन सी बोलियां हैं दोस्तों, तो पश्चिमी बोलियों में भी 5 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। 5 बोलियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। 5 बोलियां हैं, देखिए, ब्रज बोली, खड़ी बोली, बंगारू, यस, बंगालू, बुंदेली और कन्नौजी। कौन कौन सी है, खाली सुन लीजिएगा, पुस्तक में मिल जाएगा आपको, है ना। ब्रज बोली है, खड़ी बोली है, ब्रज बोली, खड़ी बोली, बंगारू, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां हैं जिनको पश्चिमी बोली के नाम से जाना जाता है, मतलब पश्चिमी बोलियां बोली जाती है। फिर बात करें पूर्वी बोली की, तो पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी दोस्तों, अवधी, है ना, इसमें पूर्वी बोली में 3 बोलियां हैं, इसमें 5 बोलियां सम्मिलित की गई है। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्लियर है। परिहारी की बात करें तो परिहारी में मेवाली, मारवाड़ी और हाड़ोनी, मालिनी, निमाड़ी। क्लियर है। इसी तरह से राजस्थानी में मैथिली, मगही और भोजपुरी बोलियां हैं। उसी प्रकार से पहाड़ी में गढ़वाली, मंडियाली और कुमाऊनी बोलियां हैं। तो ये पूरे भारत की जितनी बोलियां हैं, उन बोलियों को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, बस आप इतना याद रखना, और 5 कैटेगरी का नाम याद कर लेना, बस ज्यादा डीपली मत जाना ना, किस कैटेगरी में कौन सी भाषा है, कोई जरूरत नहीं आपको याद करने की, बस इतना याद कर लीजिए कौन सी 5 कैटेगरी। पश्चिमी बोलियां, पश्चिमी, पूर्वी, परिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। क्लियर है क्या, है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, फिर अगला प्रश्न लेते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना, किस समूह की बोली है, किस समूह की, इन 5 में से किस समूह की बोली है, राजस्थानी की है, पूर्वी हिंदी की है, पहाड़ी की है, परिहारी की है। अभी बताया था मैंने, दिमाग को जोड़ डालोगे आ जाएगा ना, ठीक है ना। किसकी है, पूर्वी की। क्लियर है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी समूह की है ना बोलियां। अगला है, वर्तमान भारत में कितने राज्यों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। वर्तमान भारत की बोली है, मूल भारत की नहीं बोली। तो वर्तमान भारत में दोस्तों 8, 12, 13 या 15, बताइए जल्दी। 8 मैं बता चुका था आप लोगों को ना, बता चुका हूं आप लोगों को। चलिए 8 राज्यों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी समूह की नहीं है। राजस्थानी समूह की, मैथिली, मगही, खड़ी बोली या भोजपुरी। हाँ, खड़ी बोली। क्लियर है। चलिए इसी के साथ में हमारा सेशन आज का होता है कंप्लीट।
मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्दी, तुरंत आपके साथ में आएंगे, है ना। और कोशिश दोस्तों हम कर ही रहे हैं कि सेशन को कंटिन्यू ही करें, कोई गैप नहीं रहेगा। मैं फिर से बोल दूं, आज की हमारी जो सीरीज थी ये हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाली, ये होती है कंप्लीट। इसके बाद में अभी तक भी हमारा डिसीजन है, एक दिन का गैप मात्र लेंगे हम लोग, और एक दिन के गैप के साथ ही आपकी इंग्लिश चालू कर देंगे। अगर आप इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं मॉर्निंग में 9 बजे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी कुछ बच्चों कमेंट आ चुकी है मेरे पास में, जिनका मानना है कि सर आप इंग्लिश ही करवाइए, लेकिन अगर अभी भी और भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आज का और कल का दिन और भी है, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे निरंतर रूप से, जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट होगी हम उस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? फर्स्ट ईयर का ही होना चाहिए, याद रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि फाउंडेशन का ही सब्जेक्ट हो, क्योंकि फाउंडेशन कवर करना बहुत जरूरी है। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।